नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने करंट अफेयर की नई क्लास लेकर, जिसमें अगले 1 घंटे में हम पढ़ेंगे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होंगे बहुत उपयोगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। तो दोस्तों, आज की लाइनें हैं, अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। दोस्तों, खासकर विद्यार्थी जीवन में ऐसा होता है, जब हम एक बार परीक्षा देकर आते हैं तो हम निश्चय करते हैं कि हम डेली पढ़ाई करेंगे और अगली बार एग्जाम को क्रैक कर देंगे, लेकिन समय बीतता जाता है और हम देखते रहते हैं कि अभी तो एग्जाम के काफी दिन है, तब से शुरुआत करेंगे, तब अचानक एग्जाम आता है, तब हम किताबें लेकर बैठते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करते हुए हमें आज से ही अपने आने वाले एग्जाम के लिए प्रतिदिन उस अवसर को तराशना है जो हमारे पास आज उपलब्ध है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट 2025 में कितनी दर्ज की गई है? तो हाल ही में यूएन ने जो फर्टिलिटी रेट है भारत की, उसको 1.9 यानी भारत की 1.9 प्रजनन दर है। प्रजनन दर, भारत की प्रजनन दर कितनी है? तो 1.9 है। अभी हाल ही में यूएनएफपीए, यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसने एक रिपोर्ट जारी की है। इसने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट जारी की है? तो इनकी जो रिपोर्ट है उसका नाम है विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट। क्या नाम है? विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट नाम से एक इन्होंने क्या की है? रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो प्रजनन दर है, यानी एक मेल और एक फीमेल, यानी एक विवाहित जोड़ा 1.9 बच्चा पैदा कर रहा है। ये क्या है? पर एक विवाहित जोड़ा 1.9 बच्चा पैदा कर रहा है। अब ये मत पूछ लेना 1.9 बच्चा कैसे पैदा करेगा। अरे ये एवरेज है, औसत है। कई लोग ऐसे हैं जिनके बच्चा नहीं हो पाता, तो जो एवरेज निकालते हैं तो वो 1.9 आ रहा है। तो ये क्या है? हमारी प्रजनन दर। हर एक विवाहित जोड़ा 1.9 बच्चा पैदा कर रहा है। जो प्रतिस्थापन दर 2.1 से कम है। 2.1 से कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रतिस्थापन दर क्या होती है? तो प्रतिस्थापन दर वह दर है जिससे एक युगल कितने बच्चों को जन्म दे। अगर प्रत्येक युगल 2.1 बच्चों को जन्म देता है, तो क्या होगा? तो जो हमारी आज जनसंख्या है वही जनसंख्या बनी रहेगी। तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। आज की जनसंख्या को किसी दूसरे के द्वारा प्रतिस्थापित कर देना। मान लो आज हमारे यहाँ पर 100 जनसंख्या, मान लो 100 है। कितनी है? वर्तमान जनसंख्या 100 है। अगर ये 2.1 बच्चे को जन्म देंगे तो अगले आने वाले सालों में, मान लिया ये जनगणना होगी 2011 की, इसमें हमारी जनसंख्या 100 थी। अगर हमारी जो प्रजनन दर है वो कितनी होगी? 2.1, प्रतिस्थापन दर 2.1 होगी, तो हमारी जनसंख्या 2021 की जनगणना में भी कितनी होगी? 100 होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन दर। तो हमारी प्रतिस्थापन दर घट गई है, प्रजनन दर घट गई है, यानी जनसंख्या भी धीरे धीरे घटनी शुरू होगी। इन्होंने आगे कहा है कि जो भारत की जनसंख्या है, इनके अनुसार भारत की जनसंख्या यूएन के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में ये 1.46 अरब है। 1.46 अरब, इसका मतलब क्या हुआ? 146 करोड़ 2025 की जनसंख्या। ये कब की मानी इन्होंने? 2025 में जो जनसंख्या है वो जो 146 करोड़ है, जो विश्व में सबसे अधिक है।
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चाइना से भी अधिक किसकी हो गई? भारत की सबसे अधिक। तो अभी ये बस आंकड़ा आना बाकी है, जैसे ही हमारी जनगणना होगी उसके आंकड़े आएंगे तो ये घोषित हो जाएगा कि विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। तो वैसे यूएन ने मान ही लिया है कि विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है, जिसकी जनसंख्या कितनी हो गई? 146 करोड़। ठीक है। और इन्होंने कहा है कि 2060 तक, यूएन ने कहा है कि 2060 तक भारत की जनसंख्या कितनी होगी? तो इन्होंने कहा है भारत की जनसंख्या 1.7 अरब होगी। 1.7 अरब यानी 170 करोड़, 170 करोड़ होगी। और ये क्या होगी? ये अपने टॉप पर होगी, ये अपने शीर्ष पर होगी, मतलब शीर्ष पर होगी। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जनसंख्या घटना शुरू होगी, जनसंख्या घटना शुरू करेगी यानी 2060 तक जनसंख्या 170 करोड़ हो जाएगी, जो हमारी शीर्ष पर होगी। जैसे अभी मान लो हमारी जनसंख्या ऐसे चल रही है, ऐसे अभी हम यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पर कितनी है? 1.46 अरब। तो यहाँ पर जब हम पहुंचेंगे तो 1.7 कब होगी? 2060 में 1.7 अरब यानी 170 करोड़, और उसके बाद ढलनी शुरू होगी। तो ये पीक टाइम कब आएगा? 2060 में आएगा, और तब इसकी जनसंख्या भारत की 170 करोड़ होगी। मुझे तो नहीं लगता जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो 2060 तक का समय लगेगा। अगर कोरोना काल एक बार हो जाए तो जनसंख्या और गति से बढ़ सकती है। अब इन्होंने और आगे क्या बताया है? इन्होंने आगे इन्होंने बताया है कि जो भारत में जनसंख्या का इन्होंने वर्गीकरण किया है, जैसे 0 से 14 इस वर्ष के बच्चे की बात करें तो इस वर्ष की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या में इस आय के वर्ग का कितना प्रतिशत है? भारत की जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? यानी 0 से और 14 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है, तो भारत की कुल जनसंख्या का कितने परसेंट है? तो ये 24% है। यानी 1/4 हमारी जनसंख्या क्या है? 0 से 14 साल के बीच की है। अगर 10 से 19 वर्ष के बीच की बात करें तो वो 10 से 19 वर्ष के बीच की जो जनसंख्या है वो 17% है। यानी 17% लोग हमारे 10 से 19 वर्ष की आयु के बीच के हैं। अगर 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच के 26 हैं, तो 10 से 24 वर्ष की आयु के बीच के 26 हैं, 26%। अगर बात करें कार्यशील वर्ग में, कार्यशील वर्ग, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कार्यशील आयु वर्ग में किस उम्र के बच्चे आते हैं या किस उम्र के व्यक्तियों को रखा जाता है? तो 15 से 65 वर्ष के किसमें आते हैं? 15 से 65 वर्ष के जो व्यक्ति होते हैं वो किसमें आते हैं? कार्यशील आयु वर्ग में आते हैं। 15 से 64 वर्ष के आते हैं। और इनकी जनसंख्या जो भारत में है परसेंटेज वो 68 है। यानी 68% भारत की जनसंख्या क्या है? कार्यशील है। इसीलिए यहाँ पर लेबर बड़ी सस्ती है, सस्ते में आदमी मिल जाता है, क्योंकि इतने 68%, अब ये देखिए 1.46 यानी 146 करोड़ का लगभग 70% जनसंख्या काम करने योग्य है। कार्यशील का मतलब क्या हुआ? काम करने योग्य जनसंख्या है। तो यहाँ पर इसलिए लेबर सस्ती है। ठीक है। और यही भारत की आज जीडीपी जो बढ़ रही है उसका आधार भी है। अगर हम इसके बाद बात करें यूएन की, तो यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क कौन सी नदी के किनारे है? तो न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है। अगर बात करें इसके हेड की, तो इसके हेड कौन है? तो टेड्रोस एडेनॉन। कौन है इसके हेड? इसके हेड है एंटोनियो गुटेरस। टेड्रोस एडेनॉन किसके हैं? तो वो WHO के हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हो गया हमारा जनसंख्या के बारे में और यूएन के बारे में। तो भारत की जनसंख्या ऐसे कहीं दिखाई देती है। कहीं आप दिल्ली चले जाओ तो ऐसे जनसंख्या, दिल्ली मुंबई, तो आपको ऐसे लोग घूमते दिखाई देंगे। हमारे यहाँ गाँवों में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में, मुंबई में जो बड़े
मेट्रो शहर हैं उनमें आपको जनता ऐसे दिखाई दी जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन आज मई महीने के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो पराली जलाने के संबंध में जो समस्या है सबसे ज्यादा हरियाणा और पंजाब की है, तो इसके कारण पंजाब ने क्या लगाया है, ये प्रतिबंध लगाया है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स यानी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये कौन सी संस्था है जो हमारे प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को निकालती है? तो इसमें 180 देशों में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 151 है। 151 भारत का, पहले 159 था, अभी इससे रैंक कुछ सुधरी है और 151 हो गई है। हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर ने ट्रांसजेंडर महिलाओं की भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया? ट्रांसजेंडर का मतलब है जिसने अपना सेक्स चेंज कराकर एक सेक्स से दूसरे सेक्स में परिवर्तन हो गया हो, तो उसको इंग्लैंड ने बैन कर दिया है। इंग्लैंड ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। हाल ही में किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया? तो ये गाजियाबाद के नगर निगम द्वारा ये कार्य किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कौन सी नई व्यवस्था लागू की है? तो अभी क्या किया गया है, महाराष्ट्र में जो भी कोई निर्माण कार्य होगा उसके लिए एक आईडी 13 डिजिट की एक आईडी जारी की जाएगी। जैसे हमारे पास आईडी होती है आधार कार्ड में एक नंबर होता है, और जैसे हमारा यूपीआईडी नंबर होता है, ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर यानी विनिर्माण कार्य के लिए जो कार्य किए जाएंगे उनकी एक आईडी जारी की जाएगी। तो इनकी जो ये योजना है, तो जियो टैग यानी जियो बोले तो भू टैग युक्त 13 अंकीय अल्फा न्यूमेरिक यूनिक आईडी। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें ABCD भी हो, अल्फाबेटिक भी हो और न्यूमेरिक यानी नंबर भी हो, 1 2 3 भी हो, जैसे AB और 3 4 5 ऐसे कोई रख ले। तो ये आईडी जारी की है। तो किस लिए जारी की है? कि ये जारी की किस लिए की है? जिससे वहां अवसंरचना और बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए पंजीकरण कराया जा सके। ठीक है, तो पंजीकरण के और धोखाधड़ी को कम करने के लिए ये आईडी जारी की गई है। इस नीति का नाम, और जो ये नीति है, इस नीति का नाम क्या रखा है? इस नीति का नाम जो महाराष्ट्र में रखा गया है वो उसका नाम है बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए, क्या है? बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए इंफ्रा आईडी, ये इस योजना का नाम रखा गया है। इसमें 13 डिजिट का एक नंबर होगा जो किसे सुनिश्चित करेगा, जो साइट पे काम चल रहा है उसको सुनिश्चित करेगा। और इसमें एक बात कही गई है कि ये 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगी। और जो भी कार्य, जो भी विनिर्माण, जो भी हमने निर्माण किया है 2020 से लेकर अब तक जितने भी हमने निर्माण किए हैं उनको मार्च 2026 तक क्या करना होगा? उनका पंजीकरण कराना होगा। क्या कराना होगा? उनका पंजीकरण कराना होगा। ठीक है, तो उनका पंजीकरण कराना होगा। ये योजना किसकी है? तो महाराष्ट्र सरकार की है। जियो टैग युक्त 13 डिजिट का नंबर। अगर मैं अभी बात करूं, हाल ही में महाराष्ट्र कुछ कारणों से चर्चा में रहा है ना, तो इसके देख लेते हैं। कुछ कारणों से चर्चा में रहा, जैसे महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के झुड़पी महाराष्ट्र में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के झुपड़ी जंगल की जमीन को वन भूमि घोषित कर दिया। ठीक है, इस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, तो ये क्या? वन भूमि घोषित कर दिया। अगर बात करूं 7वें राष्ट्रीय यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स,
7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर 1 कौन रहा? तो नंबर 1 भी महाराष्ट्र रहा। ठीक है, तो महाराष्ट्र को नंबर 1 घोषित किया गया। अगर बात करें केयर इज राज्य रैंकिंग में, केयर एज राज्य रैंकिंग इसमें नंबर 1 कौन रहा? तो नंबर 1 इसमें भी महाराष्ट्र रहा। ठीक है, तो ये सब महाराष्ट्र से जुड़े हुए क्वेश्चन हो गए। अगर हम बात करें अब महाराष्ट्र की बात करें, अगले पेज पर देखते हैं महाराष्ट्र की। तो ये रहा हमारा महाराष्ट्र। कहाँ पर है? अभी दिखाते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर है हमारा महाराष्ट्र। ये नीचे, इससे नीचे तो गोवा हो गया, और इसके ऊपर से ये महाराष्ट्र, और यहाँ से जाते हुए इधर से। ठीक है, ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी राजधानी क्या होगी? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ठीक है, और इसके जो सीएम है तो कौन है? देवेंद्र फडणवीस इसके कौन हो गए? ये हो गए इसके सीएम। अगर बात करें राज्यपाल की तो यहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। तो सीपी राधाकृष्णन क्या है? यहाँ के राज्यपाल है। अगर यहाँ की बात करें नेशनल पार्क यहाँ पर कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर तड़ोबा, गंगूमल और राजीव गांधी, नवेगांव, राजीव गांधी और नवेगांव, और तड़ोबा, गुंगमल, राजीव गांधी, नवेगांव, चंदौली, संजय गांधी। कौन से गांधी हैं? राजीव गांधी नहीं, संजय गांधी और चंदौली। ये क्या हो गए? यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अगर इसके पड़ोसी राज्य की बात करें तो उसका पड़ोसी राज्य कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। कौन कौन से राज्य हो गए? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक, और यहाँ पर गोवा हो गया। ठीक है, तो ये इससे बॉर्डर बनाने वाले राज्य। अगर बात हम इसकी करें एयरपोर्ट की, तो मुंबई में जो एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। ठीक है जी। एक यहाँ पर इनका शहर है नागपुर। कौन सा? नागपुर का जो एयरपोर्ट है कौन सा है? अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर यहाँ पर क्या है? एयरपोर्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 2। आगे देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। किस अफ्रीकी देश के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने के लिए इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग में भाग लिया है? तो भारत ने नाइजीरिया के साथ, इसके साथ नाइजीरिया के साथ ये कार्य किया है। माउंट स्पीति कहाँ स्थित है जो हाल ही में पर्यावरणीय चिंता का विषय रहा? तो ये कहाँ पर है? फिलीपींस में। कहाँ पर है? फिलीपींस में क्या है? ये माउंट स्पीति है। भारत ने किस देश के साथ गोल्डन ब्रिज डिप्लोमेसी के संबंधी समझौता किया है? तो भारत ने गोल्डन ब्रिज डिप्लोमेसी समझौता वियतनाम के साथ किया है। किसके साथ? वियतनाम के साथ किया है। वियतनाम की राजधानी क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस संगठन ने हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? तो ये जारी करने वाली संस्था है हमारी यूनेस्को हमारी इसको जारी करने वाली संस्था है। चलिए को अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में वित्त वर्ष 25-26 की पहली छमाही में मनरेगा के तहत कुल वार्षिक आवंटन का अधिकतम कितने प्रतिशत खर्च करने की समय सीमा तय की गई है? तो अभी हाल ही में सरकार ने
पहली बार इसकी सीमा तय की है। मनरेगा के लिए क्या की है, इसकी वार्षिक आवंटन की सीमा तय की है कि कितना पैसा जाएगा, इसकी आवंटन की सीमा तय की गई है। ठीक है, इसकी सीमा तय की गई है और ये सीमा है 60%। 60% सीमा तय की गई है। तो किसके लिए की गई है? पहली छमाही के लिए। ठीक है, पहली छमाही के लिए, यानी पहली छमाही के लिए आप क्या करेंगे, 60% पैसा ले जाएंगे। ठीक है, ये किस लिए किया गया है? जिससे कैश फ्लो कम किया जा सके। फ्लो या बोले तो मुद्रा तरलता, क्या बोलेंगे इसको? तो इसको बोलेंगे मुद्रा तरलता। मुद्रा तरलता को कम किया जा सके, किया जा सके। ठीक है, तो ये मुद्रा को कम किया जा सके, ये कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। अगर बात करें हम मनरेगा की, तो मनरेगा जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये मनरेगा किसके अधीन आता है? तो हमारा मनरेगा वो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। तो मनरेगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन आता है। मंत्रालय के अधीन आता है, अधीन आता है। और इसके मंत्री कौन है? तो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो यह है हमारे गिरिराज सिंह। कौन है? तो यह है गिरिराज सिंह, हमारे इसके मंत्री हैं। मनरेगा जो है, पहले इसका नाम मनरेगा इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। 2006 में इसकी शुरुआत हुई। फिर बाद में इसका नाम मनरेगा किया गया। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम नरेगा था। नरेगा इसका नाम था। ठीक है, मनरेगा महात्मा गांधी, मनरेगा की फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार। ठीक है, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार। अगर बात करूं मैं नरेगा की, तो इसका नाम कब बदला गया? 2009 में नरेगा से मनरेगा कर दिया गया। पहले थी इसकी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। पहले इसका नरेगा की फुल फॉर्म क्या थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। इसकी पहले नाम था ये, और इसको 2009 में चेंज करके क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी इसका नाम कर दिया गया। अगर बात करूं इसमें, तो इसमें 100 दिन का कार्य मिलता है। मतलब आपको जितने भी बेरोजगार लोग हो, तो 100 दिन का कार्य सरकार की तरफ से आपकी आजीविका चलाने के लिए दिया जाएगा, जिससे कि आप कुछ धन कमा सकें। ठीक है, तो ये कौन करेगा? ये ऐसा कार्य सरकार करेगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं ये ऐसे वाला काम। ठीक है, आपको करना तो बता देना, आपका रजिस्ट्रेशन करा दूंगा। हाल ही में भारत ने किस देश से 26 राफेल खरीदने का समझौता किया है? मरीन राफेल, यानी हमारे जो नौसेना है उसके लिए खरीदने का। तो ये फ्रांस से। राफेल कहां से है? फ्रांस से। एशियाई योगासन चैंपियनशिप में 2025 में कौन सा, अगर इसमें आपको बताना है कि 26 में से कितने सिंगल सीटर हैं और कितने डबल सीटर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कितने सिंगल सीटर हैं और कितने डबल सीटर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि 26 में से कितने डबल सीटर हैं और कितने सिंगल सीटर विमान भारत खरीदेगा। ठीक है, एशियाई योगासन चैंपियनशिप में शीर्ष पर कौन रहा? तो शीर्ष पर भारत ने यहाँ पर 83 पदक जीते। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किसने फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हमारे पीएम मोदी जी को
ये से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 की शुरुआत किस तिथि को होगी? तो इसकी शुरुआत 11 जून को होगी। 11 जून है यहाँ पे, हाँ 11 जून को होगी। 11 जून को क्या है? स्नान पूर्णिमा। स्नान पूर्णिमा, स्नान पूर्णिमा को इसकी जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत होगी। वहां पर पुरी, उड़ीसा, पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी से इसकी शुरुआत होती है। स्नान पूर्णिमा का क्या मतलब है? इस दिन तीनों देवताओं को स्नान कराया जाता है। मतलब जनता के दर्शन के लिए लाया जाता है। जनता के दर्शन के बाद स्नान कराया जाता है। दर्शन के बाद स्नान कराया जाता है। स्नान कराया जाता है। ठीक है। और ये रथ यात्रा पुरी से निकलकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। कहाँ तक जाएगी? तो पुरी के मंदिर से और गुंडीचा इसको क्या बोलते हैं? तो इसको देवताओं के मामा जी का घर बोलते हैं। मामा जी का घर बोलते हैं। ठीक है, मामा जी का घर, इसको हम पुरी से देवताओं के मामा जी के घर तक जाती है। और जब ये स्नान कराते हैं तो इसके बाद देवता 15 दिन का आराम करते हैं। यहीं पर ही मामा जी के घर 15 दिन का आराम करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ठंडे पानी से नहलाने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और ये 15 दिन का आराम करते हैं। तो गुंडीचा मंदिर तक ये यात्रा जाती है। कहाँ तक? गुंडीचा मंदिर तक ये यात्रा जाती है। ठीक है। इसमें तीनों भगवान, जिसमें भगवान जगन्नाथ कौन है? भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी का नाम क्या है? सुभद्रा। देवी सुभद्रा तीनों की रथ यात्रा निकलती है। और अगर बात करें तो भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम क्या है? तो इनके रथ का नाम नंदी घोष या गरुड़ ध्वज है। रथ कौन सा है इनका? रथ नंदी घोष या गरुड़ ध्वज। और इनका रंग कैसा होता है? रंग इनका लाल और पीला। इनका जो रथ होगा उसका रंग क्या होगा? लाल और पीला। अगर बात करें भगवान बलराम की, तो जो इनका रथ है उसको हम ताल ध्वज के नाम से जानते हैं। ताल ध्वज के नाम से जानते हैं। और इनका रंग लाल और हरा होता है। ठीक है। और बात करें देवी सुभद्रा की, तो इसका जो रथ होता है उसका नाम हम बोलते हैं दर्पदलन नाम होता है। और जो इनका रथ का रंग होता है वो लाल और काला होता है। ठीक है, लाल और काला इनके रथ का रंग होता है। ठीक, तो ये हो गया पूरा इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। आपने समझ लिया होगा कि रथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलती है, किस किस की निकलती है। तो तीनों देवताओं की निकलती है और ये विश्व में आयोजित होने वाली सबसे बड़ी यात्रा है। तो ये रहा हमारा उड़ीसा और ये रही रथ यात्रा। देखो ये लाल और यहाँ पे हरा, ये किसका हो गया? भगवान बलराम का। ये काला पट्टी है यहाँ पे, तो ये हो गया सुभद्रा जी का। ठीक है, और भगवान जगन्नाथ जी का नहीं दिख रहा इसमें, है ना? दिख रहा है क्या? नहीं, इसमें नहीं आ रहा, वो पीछे रह गया है ना, फोटो में नहीं आ पाया। अब बात करें हम अगर उड़ीसा की, किसकी? उड़ीसा की। तो ये रहा हमारा उड़ीसा राज्य। ठीक है, इसके अगर बात करें सीएम कौन है, तो मोहन चरण मांझी इसके सीएम है। ठीक है, यहीं पर ही एक झील है जिसको हम चिल्का झील के नाम से जानते हैं, चिल्का झील। ठीक है, राजधानी इसकी भुवनेश्वर। राजधानी क्या होगी? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, और इसके सीएम कौन हो गए? तो मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी इसके सीएम हो गए। ठीक है, मोहन चरण मांझी इसके कौन हो गए? सीएम हो गए। अगर बात करें इसके
राज्यपाल की। तो राज्यपाल कौन है? राज्यपाल इसके हरिभाऊ 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 हरिबाबू कुंभापति, हरिबाबू कंभूपति इसके कौन है? तो इसके राज्यपाल हो गए। तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में? उड़ीसा के बारे में। अगर उड़ीसा के हम बात करें, उड़ीसा के त्योहारों की, तो कौन कौन से त्योहार यहाँ पर मनाए जाते हैं? तो यहाँ पर लिख सकते हैं त्योहार, त्योहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। तो नुआखाई, नुआखाई, रज पर्व, रज पर्व, ठीक है। कोणार्क, को क्या हो गया? कोणार्क, ठीक है। कोणार्क भी यहीं पर मनाया जाता है। नुआखाई, रज पर्व, कोणार्क, धनु यात्रा, धनु यात्रा, लंका पोड़ी, लंका पोड़ी, ये क्या है? यहाँ के सब त्योहार है। लंका पोड़ी, धनु यात्रा, कोणार्क, नुआखाई, ये सारे यहाँ पर इसके त्योहार हो गए। अगर भाषा की बात करें तो भाषा इसकी उड़िया, उड़िया क्या हो गई? यहाँ की भाषा हो गई। अगर बात करें यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर 2 नेशनल पार्क हैं, एक सिमलीपाल, सिमलीपाल, और दूसरा सिमलीपाल और भीतरकनिका, भीतरकनिका, ये 2 इसके नेशनल पार्क हो गए। 2 नेशनल पार्क, भीतरकनिका और सिमलीपाल। तो ये हो गया हमारा उड़ीसा। अगर इसके बात करें नृत्य की, तो कौन कौन से यहाँ पर फोक डांस यानी लोकल नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य हैं। तो पहला है छऊ, छऊ पैका, छऊ और पैका कहाँ का है? तो यही कहिए छऊ पैका, सवारी सवारी संचार, ये यहाँ के क्या है? लोकल डांस है, ठीक है। गरुड़ वाहन भी यही कही है, गरुड़ वाहन, गरुड़ वाहन यही कही डांस है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा रिवीजन के क्वेश्चन रह गए हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 3 के, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे देखते हैं। भारत हाल ही में किस देश के साथ समुद्री रक्षा सहयोग को बढ़ाया है? मतलब भारत ने किस देश के साथ अपने समुद्री रक्षा सहयोग को बढ़ाया है? तो भारत ने स्पेन के साथ, किसके साथ? स्पेन के साथ अपने रक्षा सहयोग को बढ़ाया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 71 लोगों को सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में प्रतिवर्ष कार्यस्थल पर सुधार और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 28 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? तो 28 अप्रैल को मनाया जाएगा। बेंगलुरु हवाई अड्डा एशिया के लेवल 5 कार्बन प्राप्त करने वाला कौन सा बना है? तो ये पहला अड्डा बना है। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो हाल ही में मालदीव ने कैटरीना कैफ को किस अभियान के तहत ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मालदीव ने हमारी कैटरीना कैफ को क्या किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किस अभियान के लिए? विजिट मालदीव समर सेल कैंपेनिंग, क्योंकि अभी चाइना के चक्कर में आकर मालदीव भारत की काफी आलोचना कर रहा था और चाइना के करीब जा रहा था। तो भारत ने इसके बाइकआउट का ऐलान कर दिया कि बाइकआउट मालदीव। तो अब मालदीव घबरा गया है, क्योंकि उसकी जो देश है वो किस पर डिपेंडेंट है? तो पर्यटन पर निर्भर है। तो उसके बाद भारत ने बाइकआउट कैंपेन जैसे चलाया तो उसकी अकल ठिकाने आ गई। तो अब क्या हुआ? वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अब तो मैं सही करूंगा सब, और उसने विजिट मालदीव समर सेल कैंपेनिंग चलाया और जिसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो हमारी कैटरीना कैफ जी को नियुक्त किया है, ठीक है। अगर बात करें मालदीव की, मालदीव जो भारत के दक्षिण में स्थित एक देश है। कहाँ पर है? भारत के दक्षिण में स्थित देश, दक्षिण में स्थित देश है, ठीक है। और इसकी राजधानी माले, इसकी राजधानी माले है। और जो ये मालदीव है इसको 8 डिग्री चैनल जो मालदीव को भारत के
भारत के लक्षद्वीप के मिनी काय से अलग करता है। मिनी काय द्वीप से अलग करता है, द्वीप से अलग करता है। ठीक है, इससे अलग करता है। ठीक है, इससे अलग करने वाला कौन है? तो 8 डिग्री चैनल है, जो मिनी काय को लक्षद्वीप के मिनी काय को मालदीव से अलग करता है। और इसके लिए ही अगर आपसे कोई पूछे तो प्रोजेक्ट कैक्टस भारत ने किसके लिए चलाया? तो मालदीव के लिए भारत ने प्रोजेक्ट कैक्टस चलाया था। जब यहाँ पर सैन्य विद्रोह हो गया था तो इसकी सत्ता को बचाने के लिए भारत ने क्या चलाया? कैक्टस चलाया। अगर बात करें हाल फिलहाल में हुए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति के बारे में, तो ड्रीम टेक्नोलॉजी इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन चुनी गई है? तो कीर्ति सेनन इसकी ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई है। अगर बात करो टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो विक्की कौशल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगर बात करूं मैं फेडरल बैंक इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। ठीक है, लीवाइस की ब्रांड एम्बेसडर दिलजीत सिंह। ठीक है, ओकले के हमारे शुभमन गिल। ठीक है, उसके बाद मैसूर सैंडल सोप इसके लिए कौन है? तो इसके लिए तमन्ना भाटिया इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और अगर मैं बात करूं, हाँ, स्क्रैचर के जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो ये ब्रांड एम्बेसडर हुए जो हाल फिलहाल में नियुक्त किए गए। ठीक है, टाटा मोटर्स से विकी कौशल, मैसूर के भी हो गए और ये भी। ठीक है, ये हमारी कैटरीना कैफ जी। ठीक है, तो कैटरीना कैफ के साथ हमने सारे पढ़ लिया। अरे इधर नहीं देखो, मेरी तरफ देखो, इधर ध्यान नहीं लगाओ, सब इधर ही देखे जा रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई ध्यान नहीं दे रहा। इधर नहीं देखना, मेरी तरफ देखो। तो कौन है? कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए। अरे विकी कौशल की हो चुकी है भाई, शादी कर लिए हैं। हाल ही में भारत ने द्वितीय एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो हाल ही में अभी कितने जीते? 83। कितने जीते? 83 स्वर्ण पदक। ठीक है, हाल ही में कहां भारत का पहला फ्लोटिंग स्नान घाट बनाने का निर्णय किया गया है? तो जो हमारा फ्लोटिंग स्नान घाट है वो कहां पर बनेगा? अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में स्नान घाट का निर्माण किया जाएगा। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 30 अप्रैल को मनाया जाता है। 30 अप्रैल को मनाया जाता है। हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन जापान में किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में सेबी ने शेयर बाजार में साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए कौन सा न्यू टूल लॉन्च किया है? तो इन्होंने एसबीआई चेक नाम से जो फ्रॉड हो रहे हैं ऑनलाइन, किसके लिए? ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए जारी किया। ठीक है, रोकने के लिए जारी किया गया कौन सा? सेबी चेक। इसमें क्या होगा? इसमें आप जो भी यूपीआई आईडी से क्या करेंगे? भुगतान करेंगे। तो ये चेक करेगा कि ये यूपीआई आईडी वैलिड है कि नहीं, वैलिड है या नहीं। ठीक है, तो क्या चेक करेगा कि जिस यूपीआई आईडी से आप भुगतान कर रहे हैं वो वैलिड है कि नहीं है, और जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए इन्होंने ये लॉन्च किया। अगर बात करें हम सेबी की, तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में इसकी स्थापना हुई।
तो सेबी की स्थापना कब की गई? तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को, लिख लो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई। और इसके लिए अधिनियम कब आया? तो इसकी स्थापना पहले हो गई थी, अधिनियम इसका 1992 में आया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, यानी इसका मुख्यालय मुंबई में है, मुंबई में। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है जो हमारा वित्तीय लेन देन है, जहाँ पर शेयर बाजार का वित्तीय लेन देन होता है, उसको रेगुलेट करना या उसकी निगरानी रखना इसका कार्य है। अगर बात करूं इसके हेड की, तो वर्तमान इसके अध्यक्ष जो हैं वो है तुहिन कांत पांडा। तुहिन कांत पांडा ये किसके स्थान पर आए हैं? तो अभी ये माधवीपुरी बुज के स्थान पर आए हैं। माधवीपुरी बुज क्या थी? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यही थी। ठीक है, चलो, तो ये हमारा सेबी का हेड ऑफिस हो गया। अब बात करें हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो अभी मैंने आपको सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे बताया? उड़ीसा में। तो उड़ीसा में ये घोषणा की गई है। हाल ही में किसके द्वारा हाइड्रोजन प्रमाण योजना की शुरुआत की गई? हाल ही में किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन की? तो हरित हाइड्रोजन की शुरुआत की गई। तो ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री जो है हमारे वो प्रहलाद सिंह है। कौन है इसके मंत्री? प्रहलाद सिंह है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा के उल्लंघन के लिए जुर्माने की सीमा कितनी तय की है? तो ये 2 लाख तय की गई है। हाल ही में उड़ान योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये योजना कब से शुरू हुई थी? तो 2016 से शुरू हुई थी, यानी इसके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। कब हुए हैं? तो 15 जून 2016 को शुरू हुई थी, तो 15 जून को इसके 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, तो हाल ही में पुदुचेरी नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला भारत का कौन सा विधानमंडल बना है? तो ये जो विधानमंडल बना है हमारा 19वां विधानमंडल बना है। ठीक है, ये क्या है? नेवा प्लेटफॉर्म। एक भारत सरकार ने नेवा प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे राज्य ई विधानमंडल एप्लीकेशन, क्या? राज्य ई विधानमंडल एप्लीकेशन, ठीक है, विधानमंडल एप्लीकेशन, राज्य ई विधान एप्लीकेशन। इसके तहत क्या हो गया कि एक राज्य एक एप्लीकेशन। इसका उद्देश्य क्या है? एक राज्य एक एप्लीकेशन के तहत विधानमंडल में किसके? कागज के उपयोग को कम करना। इसका उद्देश्य हो गया कि कागज का उपयोग कम से कम हो और डिजिटल माध्यम से सारी बातों को रखा जाए। एक अनुमान के अनुसार अगर भारत में ये विधानमंडल में कागज इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है तो प्रतिवर्ष क्या होगा? इससे प्रतिवर्ष 3 से 5 टन कागज की बचत होगी। ठीक है, तो अभी जो भी कौन आएंगे? मंत्री जी आएंगे या कोई भी एमएलए आएगा तो वो क्या है? ऐसे आईपोड पे आके अपना बात रखेगा। ठीक है, कागज का उपयोग कम से कम होगा। तो एक सर्वे के अनुसार 3 से 5 टन कागज की बचत होगी। अगर बात करें हम पुदुचेरी की, पुदुचेरी इतिहास में ये किसकी कॉलोनी रही? तो ये फ्रांसीसियों की कॉलोनी रही, यानी फ्रांसीसी जो थे उनकी कॉलोनी कौन सी थी? तो यही कॉलोनी रही पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, पुदुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो कैलाशनाथ राज्यपाल, उपराज्यपाल, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में क्या होते हैं? उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल कौन से हैं? के कैलाशनाथ यहाँ के
उपराज्यपाल है। अगर बात करें यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम एम रंगास्वामी यहाँ के सीएम है। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पुदुचेरी से जुड़े क्वेश्चन। तो पुदुचेरी है कहाँ पर? ऐसे इसकी स्थिति 3 प्रदेश में है। जैसे एक जिला इसका यमन, कौन सा जिला है? एक जिला है इसका यमन, यहाँ पर है यमन, ये रहा यमन पुदुचेरी। ये कहाँ पर आ रहा है? आंध्र प्रदेश में आ रहा है। एक जिला इसका है पुदुचेरी, ठीक है, जो इसकी राजधानी भी है, यहाँ पर है। और एक कराईकल इसके नीचे, तो 2 तमिलनाडु में हो गए, और एक माही, ये कहाँ पर? केरल में। तो एक पुदुचेरी का एक जिला यमन आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और माहे केरल में। तो इन चार को मिलाकर क्या बनती है? हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश बनता है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन वनों की कटाई को रोकने के लिए रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ऐसा करने वाला कौन बना है? एमपी। क्योंकि एमपी में क्या हुआ है अभी, वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा वनों में जो कमी हुई है क्षेत्रफल में, वो यहीं से आई है। अभी भी सबसे ज्यादा वनों के क्षेत्रफल में एमपी आगे, लेकिन कमी भी यहाँ पर हुई, यानी सबसे ज्यादा यहाँ पर वनों की कटाई शुरू है। हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व सैन्य व्यय रुझान की रिपोर्ट 2024 का संस्करण जारी किया गया? तो हमारे यहाँ जो रिपोर्ट जारी करती है वह है SIPRI, SIPRI, स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है? स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो इसकी रिपोर्ट को जारी करता है। रक्षा उत्पादन के लिए उद्योग व गुणवत्ता आश्वासन पर कहाँ 2 दिवसीय संवादात्मक कार्यस्थल संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ पर हुआ है? हमारे राजधानी नई दिल्ली में ये संपन्न हुआ है। हाल ही में किस संगठन द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 प्रकाशित की गई है? तो ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यानी यूएन द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित की गई है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पोषण पोया पर्व किस देश में मनाया गया? तो पोषण पोया पर्व जो है ये हाल ही में श्रीलंका में मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि बौद्ध धर्म के श्रीलंका आगमन की खुशी में मनाया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? कि यहाँ पर पहली बार श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ था। तो बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ कैसा था? जो हमारे अशोक थे, सम्राट सम्राट, तो इनके पुत्र थे, पुत्र महेंद्र, ये कहाँ पर गए थे? तो अशोक ने श्रीलंका भेजा था। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है। तो इस दिन माना जाता है कि इस दिन इन्होंने यहाँ पर आकर पहला उपदेश दिया था। किसने? महेंद्र जी ने पहला उपदेश श्रीलंका में दिया था। ये किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक के 2000 वर्ष पहले। कब दिया था? तो 2000 वर्ष पहले। इनका पूरा नाम अरहत महेंद्र अशोक के पुत्र थे, और इन्होंने लगभग 2000 वर्ष पूर्व क्या दिया था? एक पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर? पहला उपदेश श्रीलंका में। किसका? बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो इसकी खुशी में ये क्या मनाते हैं? ये यहाँ पर बौद्ध धर्म या ये पोषण पोया पर्व मनाते हैं। अगर बात करूं मैं बौद्ध धर्म की कुछ संगतियां, तो बौद्ध धर्म की संगति कौन कौन सी संगति हुई? तो सबसे पहली जो इसकी संगति थी, इसकी 4 संगति हुई। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 संगति हुई इसकी। जो इसकी पहली संगति थी तो वो 483 ईसा पूर्व हुई, 483 ईसा पूर्व। जो दूसरी हुई वो 383 ईसा पूर्व हुई। ईसा पूर्व बोले तो जो हमारी 2000वीं सदी है, ईसा के जन्म से पहले। ठीक है, ये 250 ईसा पूर्व, और जो चौथी हुई वो 72 ईस्वी में हुई।
ये ईस्वी में, यानी ईसा के जन्म के बाद। अगर बात करूं मैं इनकी, तो यहाँ स्थान कहाँ कहाँ पे था, जो तो पहली जो संगति हुई वो राजगृह में हुई, राजगृह में हुई। दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र, चौथी जो हुई कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है। अगर बात करें इनके समय अध्यक्ष कौन कौन थे, तो इसमें अध्यक्ष, तो जो पहले राजगृह में अध्यक्ष थे उनका नाम था महाकश्यप। क्या नाम था? महाकश्यप। ठीक है। जो वैशाली में अध्यक्ष थे उनका नाम था सबकामी। क्या नाम था उनका? सबकामी। जो तीसरे अध्यक्ष थे उनका नाम था पाटलिपुत्र में किसका शासन था? उस समय अशोक का शासन था। तो इनके जो थे मोगलीपुत्र, ठीक है, इसके अध्यक्ष रहे। और इसमें अश्वघोष इसके क्या रहे? अध्यक्ष रहे। अगर बात करूं इस समय किस किस राजा का शासन था, तो राजगिरा में जब ये संगति हुई तो इस समय अजातशत्रु शासक कौन था? तो इसमें कौन था? अजातशत्रु यहाँ पर शासक था। और जब वैशाली में हुई तो वैशाली में जो शासक था उसका नाम था कालाशोक। और पाटलिपुत्र में अशोक और कुंडलवन में कनिष्क। तो ये बौद्ध धर्म से कुछ जुड़ी हुई संगतियां। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अच्छा, तो ये यहाँ पर त्योहार मना रहे हैं इस पर्वत में चढ़कर। यहाँ पर उपदेश दिया गया था पहला। अच्छा, प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सूचित करने हेतु सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जो ऐप लॉन्च किया गया है वो है सचेत ऐप। किससे संबंधित है? तो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। हाल ही में कैबिनेट वर्ष 2025-26 के लिए कितने रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने के उचित मूल्य की लाभकारी? इस पे क्या मिलता है? देखो, बाकी फसलों पर मिलता है एमएसपी, लेकिन गन्ने की फसल पे क्या मिलता है? एफआरपी। तो क्या दिया गया है? एफआरपी दिया गया है। तो किसको मंजूरी दी गई है? एफआरपी को मंजूरी दी गई है। ठीक है। किसको? एफआरपी। तो कितने रुपए प्रति क्विंटल है? तो 355 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एफआरपी दी जाएगी। ठीक। हाल ही में जनजातीय मंत्रालय ने कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित करने की? तो 75 की। किस एजेंसी द्वारा वाणिज्यिक शाखा इन स्पेस के सैटेलाइट विकास की निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु सैटेलाइट बस एज सर्विस पहल शुरू की गई? तो ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये नासा के द्वारा शुरू की गई पहल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पंजाब में कपास की खेती में 20% की वृद्धि किस नीति के तहत दर्ज की गई है? तो फसल विविधीकरण के तहत। तो यानी फसल विविधीकरण की नीति के तहत पंजाब में कपास की खेती में क्या हुआ है? 20% की बढ़ोतरी की गई है। फसल विविधीकरण क्या कि मतलब बार बार फसलों का बदलाव करना। जैसे एक बार ये फसल बोली तो अगली बार दूसरी फसल, तो इस चक्र को हम विविधीकरण कहते हैं। और इसके द्वारा ये 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर बात करें फसलों की, तो जैसे हमारे यहाँ पर 3 फसलें पाई जाती हैं, एक रबी, एक खरीफ और एक जायद। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सी फसल। तो रबी की फसल कौन सी होती है? जो सर्दियों के समय में बोई जाती है, जैसे गेहूं, चना, सरसों, अलसी, जौ, ये कैसी है? ये हमारी रबी की फसल है। ठीक है। और आलू हुआ, ठीक है, मटर हुआ, जई, आलू, मटर, ये कैसी फसल है हमारी? तो ये रबी की फसल है। रबी की फसल जो सर्दियों के टाइम में आती है, तो वो होगी रबी की फसल। फिर आती है हमारी खरीफ की। तो खरीफ की धान कब बोया जाता है? गर्मी में बोया जाता है, तो धान खरीफ की होगी। मक्का, ज्वार, मक्का हो गई, ज्वार हो गई। तो ये कैसी है?
ये खरीफ की फसल है। जैसे सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना, सोयाबीन, बाजरा, कपास, गन्ना, ये कैसी हो गई? ये खरीफ की फसल होगी। ठीक है, खरीफ की फसल, गन्ना, अरहर, उड़द, ये सब कैसी है? खरीफ की फसल। ठीक है, तो ये खरीफ की। अगर बात करें जायद की, जायद की फसल कौन कौन सी होती है? तो जैसे मूंग, कौन सी होगी? मूंग, उड़द, मूंग हो गई, उड़द हो गई, खीरा, कद्दू, लौकी, ककड़ी, खीरा, कद्दू, लौकी, ककड़ी, ये क्या है? सब जायद की फसल है। ठीक है, तो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। तो ये हमारा पंजाब हो गया। पंजाब कहाँ पर है? तो पंजाब हमारा पाकिस्तान बॉर्डर पर। ठीक है, तो ये है हमारा पंजाब। ठीक है, ये इधर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान से इसका बॉर्डर साझा होता है। इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान से साझा होता है। इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हाल ही में किस तारीख को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। कब? 3 मई को मनाया गया। ठीक है, हाल ही में किसने नई डिजिटल घड़ी डिजाइन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा की? तो रेलवे ने घोषणा की। रेलवे क्या कर रहा है? ये कार्य कर रहा है। हाल ही में भारत ने किस देश के रेबीज, टेटनस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा 4.8 टन टीके, तो ये मंगोलिया को भेजे गए हैं। मंगोलिया, इसकी राजधानी उलन बटोर। भारत ने किस देश के थैलेसीमिया और सिकल सेल रोगियों के लिए $2 मिलियन की सहायता दी है? तो भारत ने किसको? अपने पड़ोसी नेपाल को ये सहायता दी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्रास रूट लेवल इन श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को मिला है? तो ये जो ग्राम पंचायत है उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी महाराष्ट्र को ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो रोहिणी महाराष्ट्र को ये पुरस्कार मिला है। किसको? रोहिणी महाराष्ट्र को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये कौन सी है? ये ग्राम पंचायत है कार्यस्थल रोहिणी में, इसको ही ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।